सो हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। अब देखो, इसमें ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड का। इसमें हम रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ वेरिएबल, रिसर्च के स्टेप, रिसर्च से कौन कौन सी टर्म्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ये रिसर्च इफेक्ट्स in the research they are also asked in the previous question, then sampling के टाइप पढ़ लेंगे। और कुछ और टर्म्स हैं, ये सारी मैंने प्रीवियस ईयर से उठाई हुई टर्म्स है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको आपको पढ़ना है। पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है। देखो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल क्या चीज़ है। अब वेरिएबल आप कहाँ यूज़ करते हो? वेरिएबल आप यूज़ करते हो जहाँ भी आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में चूंकि आपको डेटा की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई यू आर टेकिंग द वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल ज़रूरी होता है। सो इसीलिए यदि आपसे बोल दे कि एम्पेरिकल काउंटर पार्ट, कौन सा? एम्पेरिकल काउंटर पार्ट किसको बोला जाता है? सो हमारा जो एम्पेरिकल काउंटर पार्ट है वो बोला जाता है वेरिएबल को, ठीक है। एम्पेरिकल काउंटर पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको एम्पेरिकल काउंटर पार्ट बोलना है कि इट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, या फिर आर्टिफैक्ट वेरिएबल, या फिर हमारा आ जाता है कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम एक एक करके वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इन दोनों को एक साथ समझो। देखो क्या होता है कि दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये दोनों जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट D1, डिपेंडेंट D2, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? ये वाला हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट द थिंग इज कि आप यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट 2-3 बार देखना। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट पर निर्भर होते हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यदि आप उसको चेंज करोगे तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल या फिर आर्टिफैक्ट्स वेरिएबल। आर्टिफैक्ट मतलब, आर्टिफैक्ट तो क्या है कि को फाउंड और आर्टिफैक्ट इसके टाइप होते हैं। यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिर्फ इतना समझो, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? एक्स्ट्रा। देखो एक्स्ट्रा मतलब क्या है? एक्स्ट्रा मतलब वो वेरिएबल जो कि एक्स्ट्रा है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड इट। सो ये जो अनवांटेड वेरिएबल है जो कि इंटेंशनली चेंज करता है स्टडी के रिजल्ट को, देखो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अनवांटेड, इसको हम चाह नहीं रहे हैं, दिस इज द एक्स्ट्रा, ठीक है। ये अनवांटेड वेरिएबल होता है। और यदि आपसे बोल दे क्या ये इंटेंशनली चेंज करता है रिजल्ट को या फिर ये अनइंटेंशनली चेंज करता है, सो यू नीड टू टेक द इंटेंशनल। ये इंटेंशनली चेंज करता है जो भी हमारा स्टडी का रिजल्ट है, ठीक है। स्टडी के रिजल्ट को इट इज चेंजिंग इंटेंशनली, ठीक है। दिस इज द एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड दिस इज, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इज दिस अ थ्रेट टू द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, सो यस इट इज। ये थ्रेट, ये एक थ्रेट होता है फॉर द वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी के लिए इट इज़ अ थ्रेट। तो ये होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कोफाउंड वेरिएबल, दूसरा होता है आर्टिफैक्ट। देखो दोनों मत याद करो, एक याद कर लो क्योंकि दूसरा इसके जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कोफाउंड है, अब कोफाउंड वेरिएबल वो होता है जिसको हमको कांस्टेंट रखना था, इट शुड हैव बीन हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखना था, को से याद रखो। को मतलब इसको कांस्टेंट रखना था बट गलती से इसको हमने वेरी कर दिया है ना। मतलब हमको इसको रखना था कि ये कांस्टेंट रहे बट हमने इसको एक्सीडेंटली ऐसा अलाउ कर दिया कि ये वेरी हो। बट आर्टिफैक्ट इसका उल्टा होता है। आर्टिफैक्ट क्या है कि वो वेरिएबल जिसको हमको वेरी करना था, ठीक है, हमें देखना था कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको सिस्टमेटिकली वेरी करना था हमको, उसको हमने गलती से क्या करा है, सिस्टमेटिकली जिसको वेरी करना था उसको गलती से क्या करा है, कांस्टेंट कर दिया है। ये इसका उल्टा है ना, तो ये याद रखना है, ठीक है। सो ये हो जाते हैं हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल। फिर एक लास्ट आ जाता है कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? देखो कंट्रोल ग्रुप या फिर कंट्रोलिंग वेरिएबल जो भी है, मतलब कंट्रोलिंग वेरिएबल या फिर आप कंट्रोल वेरिएबल बोल लो, ये जो है इसको कांस्टेंट रखा जाता है एंड डू नॉट
चेंज ड्यूरिंग द स्टडी, मतलब इसको कांस्टेंट रखा जाता है इस कंट्रोल को, और इट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द स्टडी, स्टडी के टाइम पे इसको चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। और चूंकि ये कांस्टेंट रखा जाता है, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसको अफेक्ट करेगा? देखो, जो कि इसको कांस्टेंट हम रख रहे हैं, तो इसका जो स्टडी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सो कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, ये कांस्टेंट रखा जाता है, चेंज नहीं किया जाता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। सो इसी वजह से जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, इस पर कोई भी इफेक्ट, जो कांस्टेंट वेरिएबल बोल लो या फिर कंट्रोल वेरिएबल, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो वेरिएबल हमने पढ़ लिया, डिपेंडेंट पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट एक्सट्रीनियस वेरिएबल पढ़ लिया। एक्सट्रीनियस में दो हैं, एक है कोफाउंड, दूसरा है आर्टिफैक्ट, फिर एक है कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिसर्च के स्टेप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द रिसर्च? फर्स्टली देखो, इनको तो याद करना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है कोई भी रिसर्च में, फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च का क्वेश्चन, ठीक है। रिसर्च का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, मतलब आप क्या फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू एस्टैब्लिश, यू नीड टू डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद को एस्टैब्लिश करना है, डिफाइन करना है प्रॉब्लम को। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है, आपको रिव्यू करना है लिटरेचर को, मतलब आपको देखना है कि अब उससे रिलेटेड लिटरेचर क्या है, यू नीड टू रिव्यू द लिटरेचर। देन थर्ड आ जाता है आपका फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, नाउ यू नीड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। फिर चौथा आ जाता है चूजिंग द रिसर्च, आप कौन सी जो रिसर्च सेटिंग है उसको चूज कर रहे हो, कौन सी मेथड आप चूज कर रहे हो, कौन सा डिजाइन आप चूज कर रहे हो, ठीक है। इट इज द थिंग, सेटिंग, मेथड एंड डिजाइन। देन फिफ्थ आ जाता है यू नीड टू कलेक्ट और प्रोसेस द डेटा, आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको कलेक्ट करो डेटा को और प्रोसेस करो, ठीक है। फिर सिक्स्थ आ जाता है आपका एनालाइजिंग, आपको जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करो, उसको इंटरप्रेट करो, ठीक है। जो भी डेटा आपने कलेक्ट करा है, प्रोसेस करा है, अब उसको एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो, ठीक है, डेटा को। फिर इसी में देखो सिक्स्थ में ही क्या होता है, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया है उसको टेस्ट करो। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों हो रही है? देखो, टेस्टिंग इसीलिए क्योंकि अब आपने डेटा वेटा सब कर लिया है, तो अब टेस्ट करने की बारी आ गई है ना। फिर लास्ट में आ जाता है आपका रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट आ गया है उसको शेयर कर दो, शेयरिंग द रिजल्ट, ठीक है। आपकी जो फाइंडिंग्स है रिपोर्ट की, आउटकम की, मतलब जो भी आपका रिजल्ट है। अब रिजल्ट कैसे हो सकता है? रिजल्ट हो सकता है आपका जो भी जनरलाइज्ड आउटकम आपने निकाला है, कोई भी आपका जो भी जनरलाइज्ड आउटकम है वो आप पब्लिश कर दो। एंड दिस इज द थिंग, मतलब आप जो आपकी रिसर्च है वो आप स्टॉप कर दोगे इस प्लेस पे, क्योंकि आपका यहाँ पर थियोरेटिकल सैचुरेशन आ गया है। थियोरेटिकल सैचुरेशन मतलब अब आप थियोरेटिकली और एक्सप्लोर नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो ये होता है रिसर्च के स्टेप्स। पहला होता है रिव्यू क्वेश्चन, मतलब आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, सॉरी, रिसर्च का क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कि क्या क्वेश्चन आपको फाइंड करने की ज़रूरत है, मतलब आप किस चीज़ पर रिसर्च करोगे। तो आइडेंटिफाई करो, एस्टैब्लिश करो या फिर डिफाइन करो आपके प्रॉब्लम को। फिर दूसरा, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर्स हैं सारे, सबको रिव्यू कर डालो। फिर आपकी हाइपोथेसिस जो है, अब आपने सब पढ़ लिया है, नाउ यू आर गुड टू गो फॉर द हाइपोथेसिस। अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करो। फिर क्या करो, रिसर्च सेटिंग, मेथड या फिर जो भी आपकी डिज़ाइन है, कहाँ पर आप करना चाहते हो वहाँ वो सब चीज़ों पे वर्क करो। फिर जो आपका डेटा है, डेटा को कलेक्ट करो, डेटा को प्रोसेस करो, उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो। अपने हाइपोथेसिस, जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, अब डेटा को उसमें पुट करो और टेस्ट करो, ठीक है। फिर आपका जो भी रिजल्ट आया है उसको शेयर कर दो, शेयर करो, इसमें जनरलाइज्ड आउटकम भी आ सकता है। एंड नाउ बिकॉज यू आर डन विद द रिसर्च, तो अब आपका थियोरेटिकल सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है। सो दीज आर द रिसर्च स्टेप्स वी आर हैविंग, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड टर्म्स है कुछ, देखो ये हमने देख लिया है। नाउ वील बी सीइंग ये एक्टिव डिसेप्शन। अब कुछ रिलेटेड टर्म है। एक्टिव डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, एक्टिव का मतलब होता है जानबूझकर, और डिसेप्शन का मतलब किसी को धोखा देना। अब हम रिसर्च में किसको धोखा देंगे? जानबूझकर, मतलब डेलिबरेटली आप किसको धोखा दोगे? आप दोगे डेलिबरेटली पार्टिसिपेंट्स को धोखा। अब पार्टिसिपेंट्स को धोखा कैसे दोगे? जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, ठीक है।
सो ये होता है एक्टिव डिसेप्शन। अब फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्यों बताई जाती है? ताकि हम उनको मिसलीड कर सकें, मतलब हमें रिसर्च का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए कुछ ज़रूरत होती है एक्टिव डिसेप्शन की, तो हम वो करते हैं। फिर डीहोएक्सिंग क्या होता है? देखो डीहोएक्सिंग ये होता है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। डीहोएक्सिंग में व्हाट वी आर डूइंग कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, वी आर एक्सपोजिंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग, वी आर एक्सपोजिंग एंड वी आर रिमूविंग व्हाट, वी आर रिमूविंग द फॉल्स, या फिर जो भी आपकी मिसलीडिंग या फिर जो भी आपकी फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उसको सिस्टमैटिकली रिमूव करना इज कॉल्ड द डीहोएक्सिंग। अगेन आई विल रिपीट, डीहोएक्सिंग में क्या है, मतलब आपकी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, सो इन सारी इन्फॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली अलग करने वाली जो प्रोसेस है वो डीहोएक्सिंग होती है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, एक्सपोजिंग, रिमूविंग फॉल्स, मिसलीडिंग, फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन, सिस्टमैटिकली इसको रिमूव करने की प्रोसेस होती है डीहोएक्सिंग, ओके। फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है, नेचुरलिस्टिक मतलब क्या, मतलब नेचर में अब कोई भी ऐसी आप रिसर्च कर रहे हो तो जिसमें आपको ऐसे कुछ लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट, जो उनकी नेचुरल सेटिंग है, मान लो नेचुरल सेटिंग, उसमें ही आपको उनको ऑब्जर्व करने। तो आपने देखा होगा जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो सारी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब उनकी नेचुरल सेटिंग में ही वो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब रोल प्लेइंग क्या होता है? देखो रोल प्लेइंग यहाँ मैंने लिख दिया है, बट ये एक टीचिंग मेथड होती है। रोल प्लेइंग में क्या है कि जो लर्नर है वो रोल को प्ले करके सीखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रोल प्ले का मतलब आप समझ रहे हो ना, रोल्स मतलब किसी कैरेक्टर को प्ले करना, दिस इज कॉल्ड द रोल प्लेइंग, ठीक। फिर उसके बाद अच्छा ये तो हमारी होगी, क्या 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 हमने पढ़ लिया, एक्टिव डिसेप्शन पढ़ लिया, जानबूझकर पार्टिसिपेंट्स को मिसलीड करना। डीहोएक्सिंग मतलब जो भी हमारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिकली रिमूव करना। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसकी नेचुरल सेटिंग में इसको ऑब्जर्व करना। देन रोल प्लेइंग में क्या है कि जो लर्नर्स हैं वो रोल प्ले करके, मतलब जो कैरेक्टर को प्ले करके सीखते हैं, ठीक है। फिर वी हैव सम टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन बायस, ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट, डीब्रिफ्टिंग, डायरेक्टेड रिस्पॉन्स एंड इंटेंशनल रिस्पॉन्स। पहले हम पढ़ लेते हैं ऑब्जर्वर बायस। अब ऑब्जर्वर का बायस क्या है? ऑब्जर्वर का मतलब है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जर्व कौन करेगा? यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाला काम है, ऑब्जर्व, 1 मिनट, ठीक है। आपका जो ऑब्जर्व करने वाला काम है, हु विल बी ऑब्जर्विंग, जो भी आपका रिसर्चर है, ठीक है, रिसर्चर वो ऑब्जर्व करेगा। तो ये रिसर्चर का बायस क्या कैसे होगा? अब रिसर्चर का बायस है, मान लो ये जो रिसर्चर है इसने दो ग्रुप को मॉनिटर कर रहा है ये, ठीक है। एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो रिसर्चर है, वो दोनों ग्रुप को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, ठीक है। एज अ ही इज ट्रीटिंग डिफरेंटली। सो जो ये दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, इसी को बोला जाता है ऑब्जर्वर बायस, क्योंकि ये रिसर्चर कर रहा है, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स को रिसर्चर डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। फिर दूसरा आ जाता है ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट। अब ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट क्या है? मान लो दिस इज, ये इसको मेजर करना था, ये पर्टिकुलर चीज़ है जो कि इस ऑब्जर्वर को क्या करनी थी, चेक करनी थी, ठीक है। ही वॉज चेकिंग दिस थिंग, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको नहीं पता चला और ये कुछ दूसरी चीज़ ही ऑब्जर्व करने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये अनइंटेंशनल है। पहली बात तो इसको खुद ही नहीं पता, ये अनइंटेंशनली चीज़ कुछ और इसको ऑब्जर्व करनी थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व कुछ और करने लग गया। तो इससे क्या होगा? इससे जो आपका मेजरमेंट एरर आएगी कि नहीं, इससे आपका जो आपका मेजरमेंट एरर है वो आती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट, आई विल रीड, ये अनइंटेंशनल चेंज होता है द वे ऑब्जर्वर uses a measurement system over the period of time result in the measurement error, ठीक है। ये मतलब ऑब्जर्वर के द्वारा होता है
एज सिंपल एज दैट कि भाई जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसको जो चीज़ मेजर करनी थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आता है, तो उसको हम ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट बोलते हैं। एंड इस ऑब्जर्विंग ड्रिफ्ट की वजह से मेजरमेंट एरर देखने को मिलता है। फिर डीब्रीफिंग क्या होता है? डीब्रीफिंग देखो, डीब्रीफिंग में पहले तो हम पार्टिसिपेंट्स को मिसलीड करते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर 1 2 3 पार्टिसिपेंट्स आए हैं उसको आपने मिसलीड किया है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जब इसका रिजल्ट विजल्ट पब्लिश होता है तो सब इन सभी को बताया जाता है कि क्या स्टडी हो रही है और आप पे क्या रिसर्च किए गए हैं, आपको क्या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मतलब सारी चीज़ें डीब्रीफ किया जाता है उनको, ठीक है। फिर डायरेक्टेड रिस्पॉन्स। अब डायरेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होता है? देखो डायरेक्टेड रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जैसे ये कुछ लोग हैं, ठीक है, इन इन कुछ लोगों का हमें रिस्पॉन्स क्या है मेजर करना है। अब इन लोगों को सोचने का टाइम नहीं दिया गया है, इन लोगों से बोला गया है कि आपको जो है एकदम क्विकली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो जब आपसे आप खुद सोचो कि यदि आपसे बोला जाएगा कि एकदम क्विकली रिस्पॉन्स करो, ठीक है, तो आप क्या आपके कॉग्निटिव एंगेजमेंट कर पाओगे? आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो कॉग्निटिव एंगेजमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगा। सो इसमें डायरेक्टेड रिस्पॉन्स में यही होता है कि आपका कॉग्निटिव एंगेजमेंट एकदम लिमिटेड हो जाता है। एंड क्योंकि आपको एकदम हेस्ट डिसीजन के लिए बोला गया है कि एकदम जल्दी जल्दी डिसीजन दो, तुम क्विक डिसीजन दो। सो दिस इज द डायरेक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये हमारा डायरेक्टेड है, ठीक है, वी आर डायरेक्टिंग समवन टू रिस्पॉन्ड क्विकली। देन वी हैव द इंटेंशनल रिस्पॉन्स। अब इंटेंशनल रिस्पॉन्स क्या होता है? इंटेंशनल रिस्पॉन्स, मान लो ये 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं। अब इनको कुछ धर्म के बारे में बोलना है, बट ये जो पर्सन ए है और पर्सन बी है, इसको रिलीजन के बारे में कुछ बोलना था और इसको भी रिलीजन के बारे में कुछ बोलना था, मान लो बुद्धिज्म के बारे में बोलना था, ठीक है। बट ये जो पर्सन ए है इसको पहले से ही बुद्धिज्म के बारे में इसके मम्मी पापा ने कुछ कुछ बता दिया जो उनको पता था, ठीक है, उनके हिसाब से मम्मी पापा जो हैं इसके, इसने बुद्धिज्म के बारे में मतलब इनके मम्मी पापा ने पर्सन ए को बुद्धिज्म के बारे में कुछ बता दिया जो पर्सन ए के मॉम डैड के अनुसार सही है, ठीक है। बाकी जो पर्सन बी है उसको कुछ भी नहीं बताया गया है बुद्धिज्म के लिए, है ना। और जो भी इसने सीखा है सब बुक्स से सीखा है, इसको कोई भी मम्मी पापा ने ऐसे ज्ञान नहीं दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि इंटेंशनल रिस्पॉन्स में क्या है? अब इन दोनों से पूछा जाएगा कि चलो बुद्धिज्म के बारे में बताओ। तो जो पर्सन ए है वो वही चीज़ बोलेगा जो इसके मॉम डैड ने इसको बताई है, ये मॉम डैड का पर्सपेक्टिव बताएगा। बट जो बी है वो अपना पर्सपेक्टिव बताएगा, क्योंकि इसके लिए इसको कोई भी ऐसे पहले कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियसली परसुएड नहीं किया गया है कि आपको ऐसे ही रिस्पॉन्स दिया देना है। बट जो ए है उसको कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली परसुएड किया गया है कि यू हैव टू सी बुद्धिज्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर पेरेंट्स आईज। तो ये जो कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियसली ट्रेन किया जाता है पार्टिसिपेंट्स को कि वो इंटेंशनली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, जैसा मॉम डैड चाहते हैं बच्चा वैसा ही रिस्पॉन्ड करे। तो ये होता है इंटेंशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पहले इसको कॉन्शियसली या फिर सब कॉन्शियसली परसुएड किया जाता है, ठीक है, कि बंदा इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे फ्यूचर में। सो वी हैव सीन ऑब्जर्वर बायस, ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट, डीब्रीफिंग, डायरेक्टेड रिस्पॉन्स जिसमें कि आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर इंटेंशनल रिस्पॉन्स में क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली पहले ट्रेन किया जाता है कि वो इंटेंशनली रिस्पॉन्स करें। सो दिस इज द थिंग। देन वी आर हैविंग द इफेक्ट्स इन द रिसर्च। अब इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला इफेक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट वी आर हैविंग द बायोसोशल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द बायोसोशल इफेक्ट? देखो बायोसोशल इफेक्ट आपको लग रहा होगा कि बायोसोशल, जब जो रिसर्चर है, सपोज दिस इज द रिसर्चर, इसका जो जेंडर है, इस रिसर्चर का जो जेंडर है या फिर इसका जो एज है या फिर इसका रेस है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ यदि पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को चेंज करती है, मतलब ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ये कोई भी बिहेवियर दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई जो रिसर्चर है उसकी जेंडर एज या फिर रेस क्या है, तो ये होता है बायोसोशल इफेक्ट, ठीक है, समझ रहे हो। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप देख रहे होंगे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट इज रिलेटेड टू द फीलिंग, ठीक है, फीलिंग, देन इमोशन या फिर आपका अटैचमेंट या फिर आपका जो मूड है, ठीक है, उसके हिसाब से यदि आप रिस्पॉन्स बोल करते हो तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट।
है ना। जैसे 3-4 पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मान लो इसकी फीलिंग कुछ और है, इसका इमोशन कुछ और है, इसकी फीलिंग कुछ और है, ये एंग्री है, ये हैप्पी है, और इसका इमोशन ये क्राई करने वाला है, ठीक है, इसका मूड एकदम ब्लिस के टाइप का है। तो इन ये जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हो सकता है ये डिफरेंटली एक्ट करें क्योंकि इनके इमोशंस अलग हैं। तो ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। अब हरतोन इफेक्ट क्या होता है? हरतोन इफेक्ट बेसिकली होता ये है कि मान लो ये कुछ मान लो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, इनको पता है कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो चूंकि इनको पता है इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, सो व्हाट दे विल चेंज, ये इनका बिहेवियर चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे बच्चा है, बच्चे को पता होता है कि मॉम डैड देख रहे हैं, तो वो अपना बिहेवियर जो है एकदम कैसे शांत कर लेता है ना, इसको बोलते हैं हरतोन इफेक्ट, ठीक है। अब हरतोन इफेक्ट को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, एक होता है सब्जेक्टिव रिएक्टिविटी। सब्जेक्ट रिएक्टिविटी ये भी ऑब्जर्वेशन के अंदर ही होता है। मान लो किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, तो उसने अपने इमोशंस भी एकदम चेंज कर लिए और अपना बिहेवियर भी चेंज कर लिया। इमोशंस कैसे चेंज कर लिए कि एकदम कोई रोतरू सा बच्चा था, उसको पता है कि टीचर देख रहा है, तो वो ना अब एकदम ऐसे नहीं रोने की कोशिश करेगा। और बिहेवियरल चेंज क्या होगा कि उससे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो आंसर करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया उसका बिहेवियरल चेंज और इमोशनल चेंज, ठीक है। तो सब्जेक्टिव रिएक्टिविटी के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। जो भी आपका पार्टिसिपेंट है वो इमोशनल चेंज भी कर लेता है और बिहेवियरल चेंज भी कर लेता है, ठीक है। अब यदि हम सेपरेटली बोलें कि जो रिएक्टिव अफेक्ट है और हरतोन इफेक्ट है, ये सबसेट होते हैं किसके? सबसेट होते हैं सब्जेक्टिव रिएक्टिविटी के। अब रिएक्टिव इफेक्ट क्या है कि यदि जो पार्टिसिपेंट है वो सिर्फ अपना इमोशन चेंज कर रहा है। इफ अ पर्सन, मान लो ये रोने वाला था, बट क्योंकि इसको देख रहे हैं लोग तो अब ये हैप्पी हैप्पी अपने आप को बताएगा, तो ये होता है रिएक्टिव इफेक्ट। बाकी बिहेवियर इफेक्ट जो अभी मैंने बताया आपको, जैसे बच्चा, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पेरेंट्स उसके ऑब्जर्व करें, तो वो ऐसे शरारत नहीं करेगा, शांत से बैठेगा। सो दिस इज हिज बिहेवियर इफेक्ट, ठीक है। तो ये होता है हरतोन इफेक्ट, ठीक। अप्रेजल अप्रहेंशन। अप्रेजल अप्रीहेंशन का मतलब है, जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इनको पता है कि जो ये पर्सन है, दे आर नोइंग कि भैया इनको जो है वो जज किया जा रहा है, इनको जज किया जा रहा है या फिर इनको इवेल्युएट किया जा रहा है। तो इनके अंदर एक फियर उत्पन्न हो जाएगा। ये जो फियर है वो होता है अप्रेजल अप्रीहेंशन, ठीक है। मतलब किसी को जज या फिर इवेल्युएट करने का जो फियर होता है वो होता है। देन वील बी टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग। अब देखो, हमने वैसे तो पढ़ लिया है, बट लेट्स सी अगेन, सैम्पलिंग पढ़ लेते हैं। ओके, दीज आर द सैम्पलिंग्स। हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन, ठीक। पहले होता है सिंपल रैंडम। अब सिंपल रैंडम क्या होता है? सिंपल रैंडम का मतलब है कि रैंडमली कोई भी बच्चा है, मतलब आप कोई भी लोगों को उठा रहे हो बीच में से, ना तो कोई जेंडर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, आप सिंपल रैंडमली आप किसी को भी उठा ले रहे हो। तो इसमें क्या होता है सिंपल रैंडम में, आपको याद रखना है, सिंपल रैंडम में जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 100%, मतलब सबकी इक्वल, देयर इज अ इक्वल चांस कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। फिर सिस्टमैटिक सैंपल जो होता है, सिस्टमैटिक सैंपल को यदि हम बोले तो ये सिस्टमैटिक रैंडम होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक रैंडम कैसा? देखो, सिस्टमैटिक रैंडम ऐसा कि रैंडम हमने लोग तो चुने हैं, बट अब हम उनमें से सिस्टमैटिकली चूज करेंगे। सिस्टमैटिकली कैसे? मान लो हर 2 को छोड़ के हमने यहाँ पर बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करा, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर इसको सिलेक्ट करा, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर सिलेक्ट करा। तो हर nth के बाद जो है हम पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है? देखो, स्ट्रेटिफाइड में क्या है कि पहले हमने 2 ये हेट्रोजीनस पॉपुलेशन थी, दिस इज द हेट्रोजीनस, हमने होमोजीनस ग्रुप्स बना लिए, H1 और H2। हो सकता है ये मेंस हो और ये वुमेन हो, ठीक है। अब हम मैन और वेमेन में से अब हम रेंडमली चूज करेंगे कि मैन में से कोई भी उठा लिया, वेमेन में से कोई भी उठा लिया। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, है ना। फिर आ जाता है हमारे पास क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग में क्या है कि यू आर मेकिंग द क्लस्टर्स, ऐसे आपने ग्रुप बना लिए, है ना। अब इन क्लस्टर्स में से आप कोई भी क्लस्टर को रेंडमली उठा लोगे। मान लो आपने इस क्लस्टर को उठा लिया और इस क्लस्टर को उठा लिया, ठीक है। तो ये होता है क्लस्टर। फिर आ जाता है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कन्वीनियंट सैंपलिंग होता है। अब कन्वीनियंट सैंपलिंग को आप जो है वो एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हो,
एक्सीडेंटल, या फिर आप इसको हैप्पीहैज़ार्ड सैम्पलिंग भी बोलते हो, ठीक है, हैप्पीहैज़ार्ड सैम्पलिंग। अब हैप्पीहैज़ार्ड या फिर एक्सीडेंटल क्यों? अब देखो कन्वीनियंस के हिसाब से, मान लो ये जो रिसर्चर है, इसके पास में जो कॉलेज वाले बंदे हैं, ये बिल्कुल कन्वीनियंट है इसके लिए, तो ये इन्हीं को चूज कर लेगा, ठीक है, जो इसके पास है। सो ही इज चूजिंग जो भी इसके लिए एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब जो बाय डिफॉल्ट इसके पास है, या फिर हैप्पीहैज़ार्ड, कोई भी रेंडमली चूज कर लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं पर्पसिव। अब पर्पसिव जो सैम्पलिंग है, इसको याद रखो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है, इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग में हो क्या रहा है कि मान लो ये जो रिसर्चर है, इसको एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी रिसर्च करना है, तो जो ये पॉपुलेशन चूज करेगा वो फार्मर्स चूज करेगा। फार्मर वन, यहाँ से आपने फार्मर टू ले लिया, ऐसे ही ये जो जितने भी फार्मर्स है इसने वो चूज कर लिया, ठीक है, ये पर्पसिव है, मतलब पर्पस के हिसाब से। देन वी आर टॉकिंग द स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है कि ये रिसर्चर है, इसने एक पार्टिसिपेंट को चूज करा, दूसरे को चूज करा, और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फर्दर पार्टिसिपेंट्स को रिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है एक चेन जैसी यहाँ पर बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द स्नोबॉल सैम्पलिंग, है ना। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग को एक और नाम दिया जाता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेटवर्किंग, क्योंकि दे आर मेकिंग द नेटवर्क, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कोटा सैम्पलिंग। अब जो कोटा सैम्पलिंग है, या फिर इसको हम डायमेंशनल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायमेंशनल सैम्पलिंग। व्हाट डज इट मीन? देखो कोटा के लिए, जैसे रिसर्चर है, इसके पास फिक्स्ड कोटा है कि उसको दो मेन चाहिए और एक जो है वो विमेन चाहिए, तो मेन में से ये दो मेन उठा लेगा, और जो विमेन है उसमें से एक विमेन उठा लेगा, तो ये है, मतलब इसके पास फिक्स्ड कोटा है कि इतने लोगों को ही लेना है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। सो याद रखना, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। सो अब थोड़ा देखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सैम्पलिंग। हमने सिंपल देख लिया, सिस्टमेटिक देख लिया, स्ट्रैटिफाइड देख लिया। अच्छा सिंपल में देखो, सिंपल में हम सिंपल ऐसे रेंडमली कोई भी चूज कर लेते हैं, सबके चूज होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, 100% प्रोबेबिलिटी होती है। सिस्टमेटिक में हम हर nth पे चूज करते हैं, और जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम में हम क्या करते हैं, पहले होमोजीनियस ग्रुप में इनको बांट लेते हैं, फिर उनमें से रैंडमली चूज कर लेते हैं। क्लस्टर में क्या है कि वी आर मेकिंग द क्लस्टर्स, और इन्हीं क्लस्टर्स में से किसी भी क्लस्टर को पिक कर लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंट, एक्सीडेंटल या फिर हैप्पीहैज़ार्ड, जो भी कन्वीनियंट है, जो भी हमारे पास है वो। पर्पसिव या फिर जजमेंटल, जो मैंने एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दिया वो याद रखना। कोटा या फिर डायमेंशनल सैम्पलिंग में क्या है, कोटा या फिर डायमेंशनल में मतलब दे हैव द फिक्स्ड कोटा, ठीक है, उसके बेसिस पे दे आर चूजिंग। देन स्नोबॉल या फिर नेटवर्किंग सैम्पलिंग, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो और भी पार्टिसिपेंट्स को रिफर करते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, सो दे आर मेकिंग द नेटवर्क। सो विद दिस वी आर डन विद द रिसर्च एप्टीट्यूड का ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर हम अभी नेक्स्ट में और भी चीज़ें करेंगे जो बची हुई हैं। थैंक यू सो मच।